हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th के अंदर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का सेक्शन है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो अभी तो बेसिक लेक्चर ही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखा जाए तो डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होता है। जैसे आप सपोज करते हैं आप खाना खाते हो, तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ही तो हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, एंड देन वी आर गेटिंग द एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल, जैसे कुकिंग ऑफ फूड इज़ आल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन को अगर हम मोड के बेसिस पे देखा जाए, अगर हम उसके रेट के बेसिस पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करें, तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक स्लो रिएक्शन होता है, दूसरा फास्ट रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन में जैसे बेस्ट एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन का। फास्ट रिएक्शन का तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मिल्क को, अगर आप मिल्क से आपको क्रीम को सेपरेट करना है, तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, तुरंत देखिए मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और वहाँ से जो छेना जिसको आप लोग कहते हैं, जो पनीर जिसको आप कहते हो, वो एकदम इमीडिएट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, फास्ट रिएक्शन का। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, ये भी एक स्लो रिएक्शन का बहुत बड़ा एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि आप दूध को एकदम से तुरंत 10 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप दही जमा लोगे। इसको दही बनाने के लिए कम से कम आपको 5-6 घंटे 10 घंटे का टाइम आपको लगेगा। तो इट इज़ आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। हमारे लाइफ में बहुत सारे फास्ट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल अवेलेबल है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है। कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वो रिएक्ट करके अगर एक न्यू प्रोडक्ट को बना रहा है, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका कैरेक्टर बिल्कुल रिएक्टेंट से क्या है, डिफरेंट है, तो वो जो इंटायर प्रोसेस है, उसी इंटायर प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा एक चीज़ को नोटिफाई कीजिएगा कि जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट का कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जो चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है या जो भी एज ए डिजायर्ड प्रोडक्ट के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट होता है। पहले को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल, रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो विच टेक पार्ट ड्यूरिंग रिएक्शन। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो भी एलिमेंट्स रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है, जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उसी रिएक्शन को हम लोग उसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, विच प्रोड्यूस्ड एज ए न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग रिएक्शन। दैट मीन्स जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे जो एक नए सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, उस चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2Mg + O2, जो कि हमें क्या दे रहा है, 2MgO दे रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है। कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है वो एज ए रिएक्टेंट्स होता है, और राइट हैंड साइड में जो आता है एज ए किसके तरह बिहेव करता है, प्रोडक्ट की तरह। चलिए, इस पे बहुत ज़्यादा हम भाषणबाजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है। दैट मीन्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए केमिकल रिएक्शन इज गोइंग और नॉट। दैट मीन्स वेदर ए केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, जिस कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो 5 पार्ट है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, ये 5 जो पार्ट है, इसमें से कोई ना कोई एक कैरेक्टर अवश्य वहाँ पे आपको दिखेगा। पहला कैरेक्टर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस।
फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा हमारे पास है चेंज इन कलर, और चौथा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा हमारे पास चेंज इन स्टेट। यानी कि ये जो आप 5 कैरेक्टर देख रहे हो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमेशा इस पांचों में से आपको कोई ना कोई एक इफेक्ट, आपको एक कैरेक्टर आपको केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको क्या होगा, नजर आएगा। तो चलिए एक एक कैरेक्टर को हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, दैट मीन्स ये बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उस रिएक्शन के अंदर आपको गैस निकलता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स इवोल्यूशन का मतलब गैस आपको रिलीज करता हुआ नजर आएगा एज ए प्रोडक्ट। आपको जब भी गैस रिलीज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस जब भी होगा तो हमेशा प्रोडक्ट साइड में होगा, कभी भी रिएक्टेंट साइड में नहीं होगा। दूसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये सोच लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ जैसे कोई भी आपके पास घर में जैसे बैटरी होता है ना, बैटरी जिस पे आप चिमटा लगाते हो उसके ऊपर जो कार्बन का लेयर जम जाता है, वो भी हमारे पास किसके तरफ बिहेव करता है, एज ए प्रेसिपिटेट के तरफ। आप समझ सकते हो, वो एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेट का। तो प्रेसिपिटेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है रिएक्शन के दौरान, उसी चीज़ को एज ए हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दैट मीन्स उस रिएक्शन के अंदर आपको प्रेसिपिटेट भी बनता हुआ, यानी कि एक सॉलिड प्रोडक्ट भी बनता हुआ नजर आएगा। तीसरा हमारे पास है चेंज इन कलर। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल है, रिएक्टेंट साइड में जो भी आप एलिमेंट को यूज कर रहे हो उसका जो कलर होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है, चेंज भी हो जाए। तो रिएक्शन के दौरान कलर का भी चेंजिंग होना पॉसिबल है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। इट्स वेरी सिंपल, बेस्ट एग्जांपल आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी ले सकते हो। जैसे आप सांस को रिलीज करते हो, जैसे आप सांस जब छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आप ठंडा के टाइम में, विंटर सीजन में आप ये फील करोगे कि जब आप सांस को रिलीज करते हो, सांस छोड़ते हो तो भाप नजर आता है और वो भाप बहुत गर्म होता है। तो दैट मीन्स आप टेम्परेचर को उस रिएक्शन के दौरान क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फर्क क्या होता है, एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे हीट का रिलीज होता है और एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे हीट का एब्जॉर्ब होता है। दैट मीन्स उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें अलग से हीट एनर्जी देना पड़ता है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपको रिएक्शन के अंदर नजर आएगा, यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर का भी चेंजिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन स्टेट। ये तो बहुत ही इजी है, ये तो लगभग ऑलमोस्ट हर रिएक्शन के अंदर ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर रिएक्टेंट साइड में आपने सॉलिड रखा तो एज ए प्रोडक्ट वो आपको सॉलिड ही मिलेगा। हो सकता है रिएक्टेंट में अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट में आपको लिक्विड के फॉर्म में मिल सकता है, गैस के फॉर्म में मिल सकता है। तो चेंज इन स्टेट इज़ वेरी सिंपल, ये ऑलमोस्ट हर रिएक्शन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये बेसिक चीज़ है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि एक तरह से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। दैट मीन्स ये तो हमने देखा केमिकल रिएक्शन, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन को समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस, तो देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। आप लोग जानते हो कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जिस मेथड के जरिए किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी मेथड को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। बाय डेफिनेशन सेम चीज़ है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी फॉर्मूला या जो भी सिंबल इन्वॉल्व है उसको जो हम एक मेथड के जरिए किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। मान के चलिए कि Zn प्लस H2SO4 दैट मीन्स जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये था इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आप इस रिएक्शन के दौरान देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो मेथड है सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल रिएक्शन को, इसी मेथड को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख देते हैं, ई क्यू डॉट देके उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, एन। तो इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहेंगे हैविंग इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट और जो भी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड। अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड में क्या होता है, हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल, यानी कि जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इसमें से जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है, अगर इसमें से किसी भी एक एटम का नंबर ऑफ एटम्स अगर हमारा अनइक्वल है तो फिर वो रिएक्शन, वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यानी कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, मतलब जो भी इस रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि C+O2 क्या बन गया, CO2। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना एटम है, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 1। रिएक्टेंट में भी कार्बन कितना था, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2। प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बिल्कुल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। नीचे भी देख सकते हैं N2+O2 2NO, यानी कि यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम सिंगल है तो यहाँ पे भी कैल्शियम का एक ही एटम है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे CO2 है। तो आप यहाँ पे देखिए कार्बोनेट है, यहाँ पे CO3 है, तो एक कार्बन तो है ही, बैलेंस है बिल्कुल। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया तो 3 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन टोटल रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 और 2 4। यहाँ पे भी 3 और 1 कितने हो गए, 4। बहुत ही सिंपल। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितने साइड में होना चाहिए, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो ऐसे चीज को हम लोग, ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड में आपने एग्जांपल के तौर पे देखा H2+O2 ये बन गया H2O। आपको मैंने एक कोडिंग के जरिए यहाँ पे दिखा रखा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो आप देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड के अंदर कितने हैं, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब ये बताइए रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है। तो इसलिए ये कौन सा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। दैट मीन्स मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, ये हम लोग देख रहे हैं कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ये मैं आज आपको 2 एग्जाम्पल को लेकर के आपको लाइव समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिया H2O2, ये हमारे पास H2O हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा हूँ। हमारे पास कितने एटम इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ऑब्वियसली हमने क्या बताया था, कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस तब होगा जब नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो कहीं ना कहीं हमें इसको बैलेंस करना पड़ा। तो अगर मैं इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में मुझे यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2।
तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाए 4, तो कंपलसरी यहाँ पे भी हाइड्रोजन को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो डैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में भी यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे गौर कीजिए, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2। तो आप नोटिफाई कुल मिलाकर के ये कीजिए कि अब मैं यही देखता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए 2। सॉरी, प्रोडक्ट में भी अब हमारे पास कितने हो गए 2, 4 हो गए ना। प्रोडक्ट में भी हमारे पास कितने हो गए, प्रोडक्ट में भी कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। तो डैट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी कितना से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये भी कितना आ गया 4। तो कुल मिलाकर के 4 2 और ये भी 4 2। तो आई होप यहाँ पे गौर कीजिए, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, जो अनबैलेंस था बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2H2O2 और ये 2H2O बन गया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिएक्टेंट में 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बैलेंस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैंने लिया Fe + H2O जो कि बन गया Fe3O4 + H2। अब इसको मुझे बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बैलेंस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड मैंने क्या, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, कितने एटम है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में आपको दिख रहा है आयरन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। प्रोडक्ट साइड में आपको आयरन कितना दिख रहा है 3, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है 1 to 1 और यहाँ पे 3 to 4, बैलेंस है ही नहीं, अनबैलेंस है। तो इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। सबसे पहले मुझे किसको बैलेंस करना पड़ेगा, आयरन को। आयरन प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट में 1 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन कितने हो गए 3 और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए 3, आयरन तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा किसका आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिलहाल हाइड्रोजन पर भी सोचते नहीं है। नेक्स्ट हम किस पे देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं 4 और रिएक्टेंट में कितने हैं 1। तो जो भी प्रोडक्ट में 4 है तो रिएक्टेंट में भी 4 लाना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे हम ऑक्सीजन को 4 लाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4। प्रोडक्ट साइड में तो हमारे पास कितने हैं 4, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आप देख रहे हो आयरन जो है वो बैलेंस हो गया, 3 इधर भी है, 3 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 8, तो हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करना होगा तो मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अब आप ये देख सकते हो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी 4 है और रिएक्टेंट, मतलब दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट को, एक एक एटम को आपको बैलेंस करना है। आपको देखना है रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। अगर रिएक्टेंट में कम है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट में कम है और रिएक्टेंट में ज़्यादा है तो प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एक एक को बैलेंस करते हुए सिस्टमेटिकली आ सकते हो, बहुत आसान तरीके। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे आयरन 3 था और यहाँ पे आयरन कितना है 1। तो सबसे पहले मैंने आयरन को क्या किया, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन हमारा दोनों साइड क्या हो गया बैलेंस। अब आयरन जैसे बैलेंस हो गया तो नेक्स्ट हम सोचेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हाइड्रोजन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके नीचे पहले देखो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। प्रोडक्ट में आपके पास 4 है, जैसे ऑक्सीजन को 4 लाने के लिए आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब जैसे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अगर रिएक्टेंट में 8 हो गया तो प्रोडक्ट में दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे H2 लिखा हो तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो दैट्स वाई टॉपिक था मेरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। दैट मीन्स जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।